हेलो एवरीवन, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। मैं हूं मोहित रावत। दोस्तों, एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करने का जो सबसे सरल तरीका है वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखो। यानी आयोग ने जितने भी एग्जाम कराए हैं उन सबके जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करो और समझो कि इस बार आयोग ने ये क्वेश्चन दिए हैं तो अगली बार और क्या क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसी सीरीज में मैं आपको यहाँ पे आयोग द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं 2017 2018 से 21 तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन सबको मैं यानी देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सबको डिस्कस कराऊंगा। इस सीरीज में हम आज के जो पेपर में डिस्कस कर रहे हैं वो है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का पेपर जो हाल ही में हुआ था। उस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि अब यहाँ से हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। साथियों, अक्सर आयोग जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें रिपीट भी कर लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। समझेंगे आयोग क्या क्या क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, क्वेश्चन बनने से पहले यहाँ पे बता दें कि 140 क्वेश्चन टोटल है। 140 क्वेश्चन को अगर एक साथ डिस्कस कराएं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कोशिश की है कि 1 से 70 तक के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कराऊं और अगले वीडियो में यानी 71 से लेकर 140 जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस कराऊंगा। तो पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक का था। चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है उर्दू शब्द है। ऑप्शन है आपके पास तुर्की भाषा का, अरबी भाषा का, फारसी भाषा का या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो उर्दू जो शब्द है वो है तुर्की भाषा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अब साथियों, जैसे अरबी भाषा शब्द की बात करेंगे, अरबी भाषा का आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, वैसे तो बहुत सारे हैं, आपको फिलहाल एक ध्यान रखना है वो है मुहावरा। फारसी भाषा का आपको एक ध्यान रखना है वो है हिंदी। तो वो क्या है? हिंदी। अब साथियों, तुर्की भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। तुर्की भाषा के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। अब तुर्की भाषा के शब्द की बात करेंगे, वैसे मैंने एक ट्रिक बना रखी है कुछ याद करने की, आप चाहे तो याद कर सकते हैं मेरे साथ। जैसे ट्रिक बना रखी थी मैंने कि मुगल बेगम का कुर्ता चारपाई पर पड़ा है, तो यानी यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। पहला है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा मुगल मुगल बेगम का कुर्ता, मुगल बेगम का कुर्ता चारपाई पर पड़ा है, यानी चारपाई है ना। तो साथियों, पड़ा है आप जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुगल, बेगम, कुर्ता और चारपाई, ये जो चारे शब्द हैं ये तुर्की भाषा से संबंधित है। तो मुगल हो गया, बेगम हो गया, कुर्ता हो गया और चारपाई, ये सारे जो शब्द है तुर्की भाषा से है। इसके अलावा और याद करोगे जो तुर्की भाषा के शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है जो हथियार टाइप के जो वर्ड है, हथियार यानी जो औजार से रिलेटेड वर्ड है, यानी लड़ाई झगड़े से रिलेटेड जो वर्ड हैं वो तुर्की भाषा में आएंगे। जैसे एग्जांपल देता मैं आपको, जैसे चाकू, यानी चाकू एक हथियार टाइप का है, तो चाकू भी किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। तोप, तोप किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। बारूद, बारूद किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। यानी चाकू, तोप, बारूद, इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हो और रख सकते हो, जैसे तमंचा याद रख सकते हो, है ना, कैंची याद रख सकते हो। तो ये जो सारे शब्द है तुर्की भाषा के शब्द है। तो आप यहाँ से तुर्की भाषा के शब्द याद कर सकते हो। इस बार उर्दू पूछा गया था, जो आने वाले वीडियो है यानी एग्जाम में है वहां पे आपको मुगल पूछ सकता है, चाकू पूछ सकता है, कैंची पूछ सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है साथियों, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अक्सर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन किसी दूसरे भाषा यानी विदेशी भाषा से आयु पूछता ही पूछता है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द कौन सा है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ध्वन्यार्थक यानी जिसमें ध्वनि हमें प्रतीत होती होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छम छम। आपको पता चला होगा छम छम क्या एक ध्वनियार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। अब साथियों ऑप्शन है जैसे संविधान, प्रवेश, परिवहन और गवेषणा। अब स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के तो सबसे बड़े जो शब्द है वैसे आप इकारांत लगा के जोड़ सकते हैं। जिनके शब्द में ई आता है वो स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं, जिनमें बड़ी आकारांत आता है वो भी आप स्त्रीलिंग में जोड़ते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे जैसे अकारांत की बात करेंगे, जैसे गवेषणा हो गया, तो गवेषणा में अकारांत शब्द आ रहा है यानी बड़ी आ की मात्रा आ रही, तो आप इसका आंसर यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको गवेषणा का अर्थ मालूम होता तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, तो अकारांत लगाने की भी जरूरत नहीं। जैसे गवेषणा की बात करेंगे तो गवेषणा का जो अर्थ होता है वो होता है खोज करना, खोज, खोज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, खोज हो सकता है, अनुसंधान हो सकता है, खोज बोले या अनुसंधान बोले। अब साथियों, आपको अगर बोलोगे तो अनुसंधान करना होता है या करनी होती है, तो अनुसंधान करनी सही शब्द होता है, करना गलत होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो गवेषणा होगा वो स्त्रीलिंग शब्द है। गवेषणा का अर्थ होता है खोज, खोज करनी सही होता है, खोज करना गलत होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार शब्द शुद्धि में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गवेषणा स्त्रीलिंग शब्द है, यानी गवेषणा का अर्थ खोज होता है या अनुसंधान होता है, यानी रिसर्च होता है। तो आप यहां से कर सकते हैं।
प्रवेश, परिवहन, संविधान, ये सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। अब यहां पे बताना है कि चल भी नहीं सकता कौन सा शब्द है, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या सरल वाक्य। अब साथियों सबसे पहले आपको एलिमिनेट करने हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप कौन सा एलिमिनेट करोगे, यहाँ पे देखिए कि आपको सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। अब देखिए ये जो दो दो शब्द में है कि वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकते, यानी अपने आप पता चल रहा है कि दो दो शब्दों में है ना, दो दो यहाँ पे दो दो वाक्य हैं। तो सरल वाक्य तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले एलिमिनेट करो। हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखो हमने पता करना है कि चल भी नहीं सकता, कि चल भी नहीं सकता। ये इसमें देखो यहाँ पे कोई संज्ञा शब्द का यूज हो रखा है, नहीं हो रखा है। अगर संज्ञा शब्द का यूज नहीं होगा तो संज्ञा उपवाक्य कैसे हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे एलिमिनेट करो। अब आपके पास बचे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब साथियों इनकी कुछ पहचान है, वैसे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप यहाँ से इन्हें आसानी से कर सकते हो। कि जैसे विशेषण उपवाक्य की बात करेंगे तो विशेषण वाक्य में आपको कुछ शब्द ध्यान रखना है। जैसे कभी पूछा जाता है जो, जैसा, जहां पे आपको ऐसा शब्द दिखे जो, जैसा। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जिसका, जिसमें, जिसका, जिसमें, इस टाइप के अगर आपको शब्द दिखे तो विशेषण उपवाक्य, वो कौन सा शब्द होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। यहाँ पे एग्जांपल देता मैं आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहां पे लिखा मैंने वह आदमी, वह आदमी जो कल आया था, जो कल आया था। तो वैसे तो अपने आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं से समझ जाओगे। जहां पे ऐसा शब्द आ गया यानी जो शब्द आपने देख लिया तो ये आप समझ सकते हो कि ये विशेषण उपवाक्य का एक प्रकार होगा। लगभग 99% आपको यहाँ पे ये सही, आप ये ट्रिक आपको सही कराएगी। तो वह आदमी जो कल आया था वो विशेषण उपवाक्य में हो गया। जब विशेषण उपवाक्य नहीं है, संज्ञा उपवाक्य नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। क्योंकि उपवाक्य के तीन प्रकार ही होते हैं, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पवन शब्द में संधि कौन सी होगी। अब साथियों पवन शब्द की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा अयादि संधि होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब मैं आपको अयादि संधि के बारे में बताता हूं, यहां से अयादि संधि से आने वाले सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। अयादि संधि की बात करेंगे तो अयादि संधि के आपको ध्यान रखना है कि आपको अयादि संधि में कुछ शब्द ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे बात करता मैं, ए हो गया, इसके अलावा आप बड़ी ए हो गया, ओ हो गया और बड़ी ओ हो गया। यानी आपको ये ध्यान रखना है ये शब्द, इसके साथ कोई भी अन्य स्वर जोड़ेंगे, यानी अगर आप किसी के साथ कोई भी अन्य स्वर जोड़ोगे, जैसे यहाँ पे हमने ए के साथ कोई भी अगर अन्य स्वर जोड़ेंगे तो वो अय हो जाता है। क्या हो जाता है, अय हो गया। या फिर ए के, बड़ी ए के साथ अगर हम कोई शब्द जोड़े तो वो आय होगा। यहाँ पे अभी पता चलेगा जब आप यहाँ पे और देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। अगर ओ में जोड़ेंगे तो अव हो जाता है, और बड़ी ओ में जोड़ते हैं तो आव हो जाता है। अब साथियों यहाँ पे मैं एग्जांपल देता, जैसे मैंने यहाँ पे दिया पवन दिया, क्या दिया, पवन दिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन भी आ रखा था। अब पवन की बात करेंगे, हम इसे तोड़ेंगे तो इसका जो सही तोड़ने का जो सही तरीका होता है वो होता है पो धन अन, पो धन अन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे ओ है, क्या है, ओ है, और यहाँ पे क्या है, आ, यानी ओ और आ। जब ओ और आ मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, अव बन रहा है। तो ओ और आ जब मिलेंगे तो वो अव होगा, यानी पवन होगा। और पवन कौन सा संधि होगी, अयादि संधि होगी। अगर सपोज डेट में यहाँ पे पावन लिख देता, क्या लिख देता, पावन लिख लिया मैंने, क्या लिख दिया, पावन लिख दिया। अब पावन का हम किसे तोड़ेंगे, पो, बड़ी ओ की मात्रा आएगी, पो धन अन। अब साथियों यहां देखो पो धन अन, यानी आपको यहां पे दिख रहा होगा बड़ी ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, पो धन आ, यानी औ धन आ, तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो यानी आपने जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो यहाँ था डी, यहां से भी देख लिया होगा, तो आव, तो ये भी क्या संधि होगी, क्या होगी, यानी ये भी अयादि संधि होगी। तो साथियों ये बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आप नयन से भी कर सकते हो, इसके अलावा गायन से, सायन से, है ना, भावन से, भवन से, इस टाइप के जितने भी शब्द है आप अयादि संधि से जोड़ सकते हो। बहुत सरल है, एक बार आप देखिए, किताब में देखिए, निश्चित ही आपको यहाँ से हमेशा समझ में आ जाएगा और हमेशा क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है अयादि संधि में ए आई ओ आता है पहला स्वर, और दूसरा शब्द कोई भी हो सकता है, और जब वो जोड़ते हैं तो आया, आय,
आओ और आओ बनता है। तो यहां से आप कर सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अचकचाया का अर्थ क्या है। आप सब जानते हैं कि अचकचाया का अर्थ क्या होगा। कोई तो सोचा होगा कि घाव करना होगा, गलत। अचकचाए बोलते हैं जब हम किसी चीज को अचानक देखते हैं, यानी चौंक उठना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग सहित, उपसर्ग रहित, ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उपसर्ग रहित और सहित, सहित का मतलब है, रहित मतलब नहीं है। उपसर्ग रहित शब्द है जैसे विज्ञान, अधिवक्ता, प्राचार्य और छात्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। विज्ञान की बात करते हैं वी उपसर्ग है, अधिवक्ता में अधि उपसर्ग है, प्राचार्य में प्रा उपसर्ग है। तो यानी यहां से इन सब में उपसर्ग है, छात्र में उपसर्ग नहीं है। छात्र को आप तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? अगर आप छा तो तार को तोड़ोगे तो कोई शब्द बनेगा ही नहीं। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर बाइट ऑप्शन है जैसे एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को, एंकर द्वारा विशिष्ट समाचार बताने को, एंकर द्वारा किसी समाचार को पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को, और इसके अलावा क्या है, ऑप्शन नंबर उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होता है एंकर बाइट। एंकर बाइट होता है एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो कथन दिखाने को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यानी एंकर बाइट और शब्द होता है। अब साथियों कई बार यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बीट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बीट। तो क्वेश्चन आता है कि क्या बोलते हैं मल्टीमीडिया के, यानी जो मीडिया है, यानी जो समाचार पत्र है, उसमें बीट का अर्थ क्या होता है? तो बीट का अर्थ होता है जब कोई जो समाचार, जो समाचार बोलने वाला होता है, संवाददाता होता है, वो किसी अपने जिज्ञासा के लेवल में, जहां उसे अच्छा लगता है, जिस फील्ड में उसे अच्छा लगता है, उस समाचार को पढ़ने समझने के लिए, मतलब जो भी कार्य करता है वो बीट में आता है। यानी उसके जो अधिकार क्षेत्र में, जिसमें उसे नॉलेज हो, जिसमें उसे इंटरेस्ट हो, उन समाचारों को समझने, बोलने, पढ़ने वाला वो बीट कहलाता है। तो साथियों यहां से हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, इस वाक्य में तो है। अब यहाँ पे भी आप एलिमिनेट करना शुरू करोगे। अब साथियों देखो, यहाँ पे आपको पता करना है कि तो कौन सा शब्द है। तो सबसे पहले तो संज्ञा शब्द आप डिलीट करोगे। संज्ञा शब्द आप जानते हैं किसी वस्तु का नाम होता है ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम संज्ञा होता है। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है नहीं, तो संज्ञा आप सबसे पहले डिलीट करोगे। विस्मय बोधक, अरे विस्मय बोधक तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, विस्मय बोधक तो कहीं भी नहीं है, तो यानी ये भी हो गया। अब ऑप्शन है सर्वनाम और समुच्चय बोधक। सर्वनाम आप सब जानते हैं कि सर्वनाम टोटल 11 सर्वनाम है ना। तो उन सर्वनाम को पहले तो आप याद कर सकते हो। सर्वनाम क्या है? जैसे तू, तुम, आप, है ना, मैं, मेरा, हम, हमारा, ये शब्द होते हैं। तो कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समुच्चय बोधक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो साथियों आप यहां से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक आप जैसे नाम से समझ सकते हो, अकर्मक, अकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो। अब कर्म ना हो यानी देखो यहाँ पे देखो, पढ़ना, हंसना, लिखना, खाना। अब इन्हें सोल्व करने का जो सबसे सरल तरीका होता है, आपको मैं हमेशा याद रहेगा, आपको यह याद रखना है कि इनके आगे कोई भी एक कर्म जोड़ दो और फिर एक वाक्य बनाओ। अगर वाक्य बन रहा है तो सकर्मक है और नहीं बन रहा है तो अकर्मक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे यहाँ पे पढ़ना है तो मैं यहाँ पे कोई कर्म जोड़ देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कर्म के तौर पे यहाँ पे क्या जोड़ दिया, मैंने यहाँ पे किताब जोड़ दिया। तो मैंने क्या बोला कि किताब पढ़ना, तो ये तो शब्द बन रहा है ना। मैंने आगे इसका किताब जोड़ दिया तो किताब पढ़ना ये तो हो गया। मैंने यहाँ पे किताब लिख दिया, किताब लिखना ये भी शब्द बन रहा है। अब मैंने खाना के आगे क्या लिख दिया, मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने चावल खाना, तो चावल भी हम जोड़ सकते हैं, यानी दाल खानी। तो ये शब्द हैं। लेकिन हंसना के आगे आप कौन सा शब्द जोड़ोगे जरा बताना मुझे। कोई जोड़ ही नहीं सकते हो कि कैसा हंस रहा है ना। तो हंसना जब जोड़ ही नहीं, कोई कर्म जोड़ ही नहीं पाएंगे हंसने के आगे, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक होगा। तो आप यहां से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो साथियों आपको समझ में आ गया अकर्मक क्रिया, यानी आपको उन शब्दों के सामने कर्म जोड़ना है। कर्म क्या हो सकता है, जैसे हमने किताब जोड़ दिया, खाना जोड़ दिया, यानी कोई कोई फेवरेट चीज जोड़ दी। तो कुछ भी चीजें आप कर्म जोड़ो, अगर वाक्य बन रहा है तो वो कर्म होगा यानी सकर्मक होगा, और नहीं बन रहा है तो वो अकर्मक होगा। आप जैसे पढ़ना बोला, मैंने किताब लगा दी उसके आगे, तो क्या हो गया, किताब पढ़ना है, तो किताब यानी ये सकर्मक हो गया, यानी कर्म जुड़ गया इसमें। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है, मैंने किताब लिखनी है, तो किताब लिखना है, लिखनी है, तो ये भी क्रिया होगी यानी सकर्मक हो गया। खाना हो गया, मैंने चावल खाना है,
मैंने भात खानी है, यानी किसी भी टाइप का अगर आपने यहाँ पे कर्म जोड़ दिया, आपका जो आंसर बन रहा है तो इसका मतलब वो आपका सकर्मक है, और नहीं बनेगा तो वो अकर्मक है। तो आपको ध्यान रखना है, हंसना कई बार आ चुका है, तो हंसना क्या है, अकर्मक क्रिया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वृक्क का तद्भव है। वृक्क आपके पास ऑप्शन है भेड़िया, भगत, भंवर और भादु। साथियों वृक्क का जो सही तद्भव होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भेड़िया। यानी आपने यहाँ पे देख लिया, अब आपको ये तीनों ऑप्शन और देखने हैं, जैसे भगत हो गया, भंवर हो गया और भादो हो गया, ये तीनों क्या है, तद्भव शब्द हैं। अगर आप भगत की बात करेंगे, भगत का जो तत्सम होता है वो होता है भक्त। भंवर की बात करेंगे, भंवर का जो तत्सम होता है वो होता है भ्रमर। क्या होता है, भ्रमर। और भादो का जो तत्सम होता है वो होता है भाद्रपद। आपने देखा होगा, बोलते हैं ना चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, भाद्रपद है ना, तो भादो वैसा हो गया, भाद्रपद सही होता है, तो भाद्रपद यानी भादो का हो गया। तो आपने तत्सम तद्भव यहां से देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया था। राजभाषा अधिनियम 1963, 1947, 1953, 1914। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1963। यानी जो राजभाषा अधिनियम में आया था ये वर्ष 1963 में आया था, तो इसका राइट आंसर हो गया। अब साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है वो 343 है। 343 एक और 343 दो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूंगा आर्टिकल 3431, तो आर्टिकल 343 एक की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। क्या लिखा है, हिंदी संघ की राजभाषा होगी, हिंदी संघ की राजभाषा होगी। तो हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ये अनुच्छेद 343 एक में लिखा है। अगर मैं बोलूं 343 दो, कभी डीपली पूछा जाता है 343 दो, तो 343 दो में बताया गया है अंग्रेजी भाषा, यानी अंग्रेजी भाषा आधिकारिक कार्य करने के लिए यानी 15 वर्षों तक, यानी 25 जनवरी 1965 तक जारी किया जा सकता है। अब साथियों देखो कि देखो सबसे पहले मतलब जो आयोग की बात उठी थी कि हमें हिंदी को राजभाषा बनाना है, तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पहले हिंदी भाषा अधिनियम बनाए गए थे। तो जब बनाए गए थे तो अस्तित्व में थे 1963 में आए, तो उन्होंने बोला था कि हम 343 दो में बोला था कि हम क्या करेंगे कि जब तक हमारी भाषा हिंदी अभी हमारी राजभाषा नहीं बनी है तब तक क्या करेंगे, हम अंग्रेजी भाषा को क्या करेंगे, आधिकारिक रूप में कार्य करेंगे लगभग 15 वर्षों तक, 1965 तक। लेकिन 1963 में राजभाषा अधिनियम आ गया, और राजभाषा अधिनियम के बाद हमने इंग्लिश को भी हम क्या क्या हिंदी के साथ साथ चलने लगे, तो अभी राजभाषा हम नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को कहते हैं। तो ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा डिस्कस नहीं है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्तनी। तो आपको ध्यान रखना है जो शब्दों में जो प्रयुक्त वर्णों की जो सही क्रमिकता होती है उसे वर्तनी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न जो हिंदी व्यंजन है का वर्ग का सभी ध्वनियां होगी। तो का वर्ग की बात करेंगे, जैसे ऑप्शन है अघोष, कंठ, अल्प प्राण और अनुनासिक। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। आप सब जानते हैं कि कंठ वर्ग में क्या आता है, का आता है, यानी जो का वर्ग है वो कंठ वर्ग का आता है। आप सब जानते हैं का वर्ग में का खा गा गा गंग है ना, तो ये सारे क्या है, कंठ वर्ग से संबंधित है। का वर्ग जितना भी होगा कंठ में आएगा। का के बाद कौन सा आता है, का खा गा गा चा वर्ग, चा वर्ग में किस में आएगा, तालु में आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन्हें करोगे। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तरकाशी में त्रिशूल में दो स्थानों के कौन सी लिपि लिखा है। मैंने जो त्रिशूल लेके उसमें दो स्थानों में कौन सी लिपि लिखा है। ऑप्शन है जैसे देवनागरी लिपि, शंख लिपि, या फिर खरोष्टी लिपि या पाली लिपि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, शंख लिपि। तो ऑप्शन नंबर बी यानी शंख लिपि होगा। अब साथियों जो त्रिशूल ले की बात करेंगे यह कहां पे है, उत्तरकाशी में है। और कहां पर है, विश्वनाथ मंदिर पे। विश्वनाथ मंदिर के सामने ही एक मंदिर है ना, माता दुर्गा का, वहीं पर क्या है, त्रिशूल लेके। अब साथियों यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम विश्वनाथ मंदिर के बारे में डिस्कस करते हैं तो विश्वनाथ मंदिर की बात करेंगे, ये कत्यूरी शैली में। अक्सर क्या होता है कि एग्जाम मंदिरों की शैली पूछ लेता है, तो विश्वनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में है। 1857 में जो इसका जो वो कराया था, जीर्णोद्धार कराया था, वो खनेती महारानी यानी सुदर्शन शाह की जो पत्नी थी, रानी खनेती। 1857, खनेती देवी, खनेती देवी यानी ये क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश की रानी थी। तो खनेती देवी यानी सुदर्शन शाह की पत्नी थी, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती थी, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसके साथ साथ आप यहाँ पे और ध्यान रखोगे, जो विश्वनाथ मंदिर है यहाँ पे जो त्रिशूल लेख है वो मिला है नागराज वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है, यहाँ पे लिखता है नागराज वंश से, नागराज वंश से संबंधित है। तो नागराज वंश से संबंधित कौन सा है, त्रिशूल लेख है। अब साथियों नागराज वंश से संबंधित है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर कभी स्पेशल राजा का नाम पूछा जाए तो उन राजा का नाम है गणेश्वर।
क्या है, गणेश्वर। तो गणेश्वर क्या है, उस राजा का नाम है जो त्रिशूल लेख में नाम मिलता है। ये संघ लिपि, इसके अलावा आपको अगर एक लिपि और ध्यान रख सकते हैं, वो ब्राह्मी लिपि है। तो ब्राह्मी और संघ लिपि दोनों में त्रिशूल लेख का वो मतलब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु की बात करेंगे, ऑप्शन है 1700 में, 1703 में, 1707 में, और ऑप्शन नंबर डी। तो यानी इसकी बात करेंगे, तो औरंगजेब की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों औरंगजेब की बात करेंगे, इसका एक अन्य नाम था आलमगीर। आलमगीर इसका एक अलग नाम था। इसके अलावा इसे क्या बोला जाता था, संत फकीर बोला जाता है, फकीर बोला जाता था। ये क्या करता था कि एक ऐसा मुगल शासक हुआ, क्या करता था कि टोपियां सिलता था और उन्हें बेचने के बाद जितने भी रुपए मिलते थे उसी का अपने राजकोष में अपने लिए खर्च करता था। यानी राजकोष से एक भी खर्च नहीं करता था, मतलब फालतू का खर्च बिल्कुल नहीं करता था अपने लिए। तो औरंगजेब इसलिए थोड़ा महान था, लेकिन इसने बहुत अत्याचार किए। अब साथियों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने ध्यान रखनी है औरंगजेब के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका कार्यकाल पूछा जाएगा। तो अगर औरंगजेब के कार्यकाल की बात करेंगे तो 1658 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। 1658 से 1707 तक ये राजा रहा, यानी इसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ से औरंगजेब से क्वेश्चन बनता है वो बनता है 1679। आपको ध्यान रखना है स्पेशली 1679। 1679 यानी 1679 में इसने जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद क्या था, धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो अकबर के टाइम पे अकबर ने क्या किया था कि जो जजिया कर था उसे समाप्त कर दिया। फिर इसने क्या बोलता कि जो औरंगजेब आया इसने दोबारा लगा दिया। तो 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लगा दिया। फिर लास्ट में फाइनली रूप से जो मोहम्मद शाह रंगीला थे उन्होंने जजिया कर को समाप्त किया। अक्सर जजिया कर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है साथियों। आपने यहां से देख लिया। और एक इंपॉर्टेंट ध्यान रख सकते हो कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब के काल में एक जो फ्रांसीसी चिकित्सक था उसका नाम था फ्रांकोइस बर्नियर। फ्रांकोइस बर्नियर, यहां पे लिखता मैं बर्नियर, फ्रांकोइस बर्नियर, फ्रांकोइस बर्नियर, बर्नियर स्पेशल ध्यान रखना। तो ये एक क्या था, एक चिकित्सक था जो किसके काल में आया था, औरंगजेब के काल में आया था। फ्रांसिस बर्नियर किसके काल में आया था, औरंगजेब के काल में आया था। तो आपको यहां से ये ध्यान रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की भी जो आने वाले एग्जाम है यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट चांस बनेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर है यानी बैरिस्टर मुकुंदे लाल होगा। अब साथियों बैरिस्टर मुकुंदे लाल के बारे में क्या पूछा जाएगा, इनके गांव का नाम पूछा जाएगा कि इनका गांव का नाम कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना, जब बैरिस्टर मुकुंदे लाल की बात करेंगे तो इनका जो गांव था वो था पाटली गांव चमोली। पाटली गांव चमोली इनका क्या था, उनका गांव था। अब साथियों कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हो कि 1938 में टिहरी जो टिहरी गढ़वाल था वहां पे उसके हाईकोर्ट के जज भी रहे थे, यानी मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। और इसके अलावा 1968 यानी 1968-69 में इन्होंने जो उत्तराखंड की जो क्या बोलते हैं मोला राम पे जो किताब लिखी थी गढ़वाल पेंटिंग्स, ये उन्होंने प्रकाश की थी 1968-69 में। यहाँ पे कभी 1968 और 69 किसी किताब में आपको 68 मिलेगा, किसी किताब में आपको 69 मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड शैली से संबंधित जो यानी मोलाराम के चित्रकला से संबंधित जो किताब लिखी थी बैरिस्टर मुकुंदे लाल ने गढ़वाल पेंटिंग्स, वो कब प्रकाशित की थी 1968-69 में। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, दुर्गापुर स्टील जो प्लांट है यानी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब साथियों अगर आपको ये मालूम होगा कि दुर्गापुर कहाँ है तो आप इसका आसानी से कर सकते हो, क्योंकि दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में किसका अस्तित्व ज्यादा था, वो था क्या बोलते हैं अंग्रेजों का अस्तित्व था। तो अंग्रेजों का अस्तित्व यानी ब्रिटेन का अस्तित्व। तो आप यहां से ध्यान रख सकते हो कि जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की जो स्थापना की थी वो ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी, ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। अब मैं आपको 3-4 यहाँ पे प्लांट बताऊंगा जो यानी संयंत्र है, स्टील संयंत्र है, स्टील प्लांट है। निश्चित ही यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। पहला है, सबसे पहले आपको मैं लिखाता हूं यहाँ पे, एक एक पूछा जाता है भिलाई। आप सब जानते हैं कई बार पूछा गया है, एक भिलाई, एक होता है राउल केला, राउर केला। इसके अलावा एक पूछा जाता है यहाँ पे बोकारो। क्या पूछा जाता है, बोकारो। तो साथियों ये तीन तो आपको ध्यान रखने हैं। एक दुर्गापुर तो आपने देख लिया, भिलाई, राउरकेला और बोकारो। भिलाई की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है,
छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और इसकी जो शुरुआत की थी यानी यूएसएसआर यानी रूस के द्वारा, राउल केला की बात करेंगे तो ये ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में है। और इसकी जो शुरुआत की थी ये जर्मनी ने की थी। किसने की थी? जर्मनी ने एक सहयोग से हुआ था। बोकारो की बात करेंगे झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। और इसके भी जो साथ दिया था वो किसने दिया था? यूएसएसआर ने दिया था। तो साथियों यहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे स्टील प्लांट से मैंने आपको बता दिए। दुर्गापुर आपको ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में है और ये ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से बना था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ? जोहान्सबर्ग, तो जोहान्सबर्ग आप सब जानते हैं कहां पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो जोहान्सबर्ग जो सतत विकास सम्मेलन हुआ था ये वर्ष 2002 में हुआ था। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। एक जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1992 में, यानी जो पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे ये हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरो यानी ब्राजील में। रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। अब आपको ध्यान रखना है +10 करके और +20 करके। अब साथियों देखो यहां से आप क्या याद करोगे? अगर +10 करते हो तो यानी 1992 में +10 करते हो तो 2002 हो रहा, तो वो जोहान्सबर्ग में हुआ। अगर +20 करते हो यानी 2012 में होगा। कब होगा? 2012। तो 2012 होगा 1992 के बाद। तो 2012 में जो हुआ था ये रियो में ही हुआ था। तो आपको पूछा जाएगा कि रियो +20 कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है रियो डी जेनेरो यानी ब्राजील में ही हुआ था, 2012 का हुआ था। तो साथियों यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको डिस्कस कर दिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1986 में ब्रिक्स मित्र पुरस्कार का सम्मान किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सब जानते हैं जो 1986 में ब्रिक्स मित्र पुरस्कार दिया गया था उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गोरा देवी जी। तो गोरा देवी जी यानी जिनका जन्म लाता गांव में हुआ था और उनकी शादी कहाँ हुई थी? रेणी गांव में हुई थी। हाल ही में रेणी गांव चर्चा में भी रहा था। आप सब जानते हैं फरवरी में क्या हुआ था कि एक वो आती बाढ़ आई थी ना धौली गंगा पे, पूर्वी धौली गंगा पे, पश्चिमी धौली गंगा पे। तो वो आपको ध्यान रखनी है। आपने ये बताना कि जो पश्चिमी धौली गंगा है उसमें बाढ़ किस तिथि को आई थी। करंट अफेयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 1986 में ब्रिक्स मित्र पुरस्कार दिया गया था, गोरा देवी जी को दिया गया था। अब साथियों गोरा देवी के बारे में तो आप सब जानते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं। मैं थोड़े यहाँ पे इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में डिस्कस करता हूँ। इंद्रमणि बडोनी जी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इनका जन्म ध्यान रखना है। अक्सर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है 24 दिसंबर 1925। 24 दिसंबर 1924 लिखा मैंने 1925। तो 24 दिसंबर 1925 को अखोड़ी ग्राम टिहरी में इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ था। इंद्रमणि बडोनी जी की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है। इनकी पत्नी का नाम सुरजी देवी था, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट इनसे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये क्वेश्चन बनेगा कि उत्तरांचल पृथक राज्य हेतु जो जन जागरूकता के लिए इन्होंने तवा घाट से देहरादून तक लगभग 105 दिन तक 2000 किलोमीटर की यात्रा की थी। बीबीसी ने जो ये है जो क्या बोलते हैं ब्रिटेन का एक चैनल है बीबीसी, उनके द्वारा उन्हें चलता फिरता गांधी कहा गया था। आप सब जानते हैं इंद्रमणि को उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस समाचार पत्र ने इंद्रमणि बडोनी को चलता फिरता गांधी कहा था? तो आपको ध्यान रखना किसने कहा था? बीबीसी ने कहा था। बीबीसी ने किसे? इंद्रमणि बडोनी जी को चलता फिरता गांधी कहा था। यहां से क्वेश्चन हो गया। अब साथियों एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो इंद्रमणि बडोनी जी है इनके सम्मान में 24 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। वो आपने मुझे बताना है कि 24 दिसंबर को उत्तराखंड का कौन सा फेमस दिवस मनाया जाता है इंद्र बडोनी जी की याद में। तो चलेंगे आप बताओगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, देखो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनका सम्मान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल से बिल्कुल नहीं होगा। उनका जो संबंध होगा सॉरी जो उसका जो संबंध होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यपाल से होगा, यानी राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से नहीं होगा। राज्यपाल नियुक्ति करता है लेकिन किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है। आपको ये ध्यान रखना है। अब साथियों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है यानी किस अनुच्छेद में है? तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 के मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताया गया है। अब इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि आर्टिकल 243 आई, तो आई में आपने बताना है आई में क्या है। तो जैसे के में तो मैंने आपको बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त है, तो आई में आपको ध्यान रखना है। आई की बात करेंगे, एक ट्रिक बताते हैं मैं आपको। आई का मतलब आपको आई नो, आई का मतलब नो, आई नो, नो का मतलब नहीं। अब नहीं मतलब
मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, तो यानी मनी, तो आप यहां से कर सकते हो। तो यानी अगर बात करेंगे वित्त आयोग की, बात करेंगे राज्य वित्त आयोग की, तो वो 243 आई में आपको मिलेगा। तो साथियों ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं, 243 के और 243 आई। तो चलेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां की 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत क्षमता कितनी है? तो आपने देख लिया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी 600 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। अब साथियों 1972 में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि योजना आयोग ने टिहरी बांध परियोजना के लिए स्वीकृति कब दी? 1972 में दी। अब क्वेश्चन बनेगा 1978 में इंपोर्टेंट क्या था? तो 1978 में जो टिहरी बांध के लिए विरोध में जो समिति बनी गई थी, यानी बांध विरोधी जो समिति बनी गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विद्यासागर नोटियाल। कौन थे? विद्यासागर नोटियाल इसके अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा कि जो विद्यासागर नोटियाल थे वो कौन थे? 1978 में जो बांध विरोधी समिति बनी गई थी टिहरी बांध के लिए, उसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक टीएचडीसी भी आप ध्यान रख दो, पूछा जाएगा टीएचडीसी यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है, जो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? वो हुई थी 12 जुलाई, आपको ध्यान रखना है एग्जैक्ट डेट 12 जुलाई 1988। 12 जुलाई 1988। तो साथियों चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क आ सकते हैं? अब साथियों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको एलसीएम आना चाहता है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों का मतलब जो स्टूडेंट्स है जिनका साइंस बैकग्राउंड यानी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, उनके लिए थोड़ा एलसीएम टफ होता है। तो वैसे सरल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ एलसीएम निकालते कैसे है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको जैसे 12 हो गया और हमने किसका निकालना है? 20 का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए तरीका ये होता है, आपको ऐसे सोल्व करना है। जिनका मैथ से उन्हें तो आसानी से कर देंगे, उन्हें साफ पता चल रहा होगा कि 12 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 आएगा। लेकिन जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए कि इसे एलसीएम करने के सबसे छोटे से आप डिवाइड करोगे। आप यहाँ पे 2 नंबर लोगे सबसे छोटा, यानी ये हो गया। 2 का डिवाइड दोगे, 2 छक्का 12, 2 दसाई की 20, यानी ये आ गया। और देखो जब तक आप कंप्लीट ना चले जाए, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब साथियों यहाँ से इससे आगे कोई भी ऐसा नंबर है जो कंप्लीट चला जाए, तो आप यहीं पे इन्हें दे दो और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी 12 हो गया, और मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 12 पंजे 60। तो यानी टोटल जो एलसीएम आ गया इसका 60 आ गया। अब इसे सोल्व कैसे करना है? यानी अगर हम 12 वयस्क की बात करें तब भी उनका वजन टोटल 60 होगा। अगर हम 20 बच्चों की बात करें तब भी उनका जो वजन होगा 60 होगा। यानी यहाँ पे साथियों ये क्वेश्चन अब यहाँ पे ये होगा कि जो 12 वयस्क हैं, 12 वयस्क हैं, तो उनका जो टोटल वजन है वो 60 केजी है। कितना होगा? 60 केजी होगा। या हम ऐसे बोले 20 बच्चे हैं, क्या है? 20 बच्चे हैं, उनका जो टोटल वजन होगा वो 60 केजी है। तो अब यहां से एक वयस्क का वजन निकाल सकते हो और एक बच्चे का भी वजन निकाल सकते हो। तो आप यहां से एक वयस्क के वजन निकालने के लिए आप 12 का डिवाइड 60 में दे दो, यानी 12 का भाग 60 में दे दो। कितना आएगा? 12 कम 12, 12 पंजे 60, यानी 5 केजी। तो यानी इसका आंसर देखो यहाँ पे देखो, जो एक वयस्क का जो वेट होगा वो 5 केजी होगा, और 12 वयस्कों जो 20 बच्चों का जो वेट होगा वो कितना होगा? आप 20 का डिवाइड 60 में दे दो, कितना आएगा? 20 चाले 20 तिया 60, यानी 3 केजी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक जो वयस्क है उसका जो औसत वजन है वो 5 केजी है, और जो 20 बच्चे हैं यानी बच्चों का जो एक बच्चे का जो औसत वेट है वो 3 केजी है। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पूछ रखा है कि इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं? तो आपको यहाँ पे कितने बच्चे लेने? 15 बच्चे लेने हैं। और अभी आपने देखा कि जो एक बच्चे का वेट है वो कितना आया? 3 केजी आया। तो आप कैसे सोल्व करोगे? 15 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो गया? 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 45 केजी टोटल वेट हो गया। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो लिफ्ट है वो टोटल कितना है? 60 केजी का वेट ले सकती है। तो यानी 60 केजी की अगर हम माइनस करें, 60 केजी का जब ले सकती है तो 60 में से हम 45 माइनस करेंगे, कितना और ले सकती है? तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, और 4 में से यानी ये, तो यानी 15 केजी अभी और आसानी से इस लिफ्ट में आ सकता है। तो 15 केजी में कितने और जो वयस्क आ सकते हैं? तो यानी एक वयस्क का 5 केजी है, तो 5 का डिवाइड 3, 5 का डिवाइड 15 में दे दो, यानी 5 का डिवाइड अगर हम 15 में देंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 15 बच्चे आएंगे और 3 क्या आएंगे? 3 आएंगे वयस्क। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
मुझे मालूम है कि जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ पड़ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आसानी से समझो। मैं एक बार फिर भी दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, जिनका मैथ बैकग्राउंड है, वो 1 मिनट आगे कर सकते हैं वीडियो को बाद में, क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है। अब साथियों देखो यहाँ पे कि सबसे पहले इसे इस तरीके को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा। जो यहाँ पे दे रखा है, यानी वयस्क का दे रखा है, बच्चों का दे रखा है, इनका एलसीएम लिया, यानी आपने यहाँ पे 12 लिया और 20 लिया। इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आप छोटे नंबर से डिवाइड करोगे। 2 का डिवाइड 12 से देंगे 6 आएगा, 2 का डिवाइड 20 में दोगे तो 10 आएगा। फिर तब तक देते रहोगे जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता एक ही नंबर। तो आपने 2 का डिवाइड दिया तो 6 आया, फिर 2 का डिवाइड 6 में दिया तो 3 आया, और अगर आप 2 का डिवाइड 10 में देंगे 5 आ गए। इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों नंबर में एक साथ जाता होगा, है ना। तो आपको जब दोनों नंबर में कोई एक साथ जाता नहीं है तो आप यहीं पे छोड़ देंगे और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया, यानी 5 10 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, यानी टोटल जो आया वो 60 आया। यानी कहने का मतलब ये था कि जो इन दोनों का जो एलसीएम है या इन दोनों का जो वेट होगा, यानी वो होगा, वजन होगा, वो 60 केजी के बराबर होगा। अब साथियों जब आपने देख लिया कि जब टोटल इनका 60 है, यानी जो 12 वयस्क है इनका जो टोटल वजन है वो 60 के बराबर है, या फिर 20 बच्चों का जो टोटल वजन है वो 60 के बराबर है। आप कुछ भी बोलो, 12 वयस्क का 60 होगा या 20 का 60 होगा, कैसे भी बोलो हो जाएगा। अब आपको एक वयस्क का निकालना है, तो एक वयस्क का कैसे निकालोगे? आप जो 12 वयस्क का डिवाइड कर दोगे 60 में, तो आपका आंसर निकल जाएगा एक वयस्क का 5 केजी। तो अगर आप 20 एक बच्चे का निकालोगे तो 20 का डिवाइड दे दोगे 60 में, तो 3 केजी आपका आंसर निकल जाएगा। अब साथियों जब यहां से निकल गया, इंडिविजुअल आपने निकाल दिया है, वयस्क का भी निकाल दिया, एक वयस्क का 5 केजी है, एक बच्चे का 3 केजी है। अब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है कि 15 बच्चों के साथ वयस्क 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क आ सकते हैं। तो आपको मालूम है कि टोटल 60 है। आप 15 बच्चों की बात करेंगे तो 15 और एक बच्चे का 3 केजी है, तो 15 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना हो गया? 45 केजी। तो 45 केजी यानी ये हो गया। अब आप 60 में से माइनस कर दो, 60 में से 45 में माइनस करो, यानी अभी ये एक्स्ट्रा है ना 60 में से, तो माइनस किया तो आपने देखा कि 15 आए, कितना बचे? 15 बचे, यानी 15 केजी अभी और आ सकते हैं। तो 15 केजी जब अभी और आ सकते हैं तो अब हमने वयस्क ऐड करना है कि कितने वयस्क आएंगे। हमें मालूम है एक वयस्क का जो वजन है वो कितना है? 5 केजी है, तो हमने 5 केजी हम इसमें ऐड करते गए, 5 10 5 15, यानी टोटल 3 केजी, यानी 3 आदमी। तो 3 आदमी क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा आ सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सब जानते हैं, वो होगा 1814 में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था वो हुआ था 1814 में। चलेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई थी। अब जो ट्रेन क्या बोलते हैं, देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 29 नवंबर 2017। कब है? 29 नवंबर 2017। अब साथियों आपको स्वर्ण राजधानी ट्रेन के बारे में पूछा गया है, तो अब अगली बार आपको पूछा जाएगा तेजस एक्सप्रेस का। मैं यहाँ पे आपको तेजस एक्सप्रेस लिखा देता हूँ। तेजस एक्सप्रेस आपने ध्यान रखना है, तेजस एक्सप्रेस। अगर तेजस एक्सप्रेस की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है इसकी हुई थी 4 अक्टूबर 2019 को। तो तेजस एक्सप्रेस 4 अक्टूबर 2019 को, और पूछा जाएगा कहां से कहां तक है? लखनऊ से लेकर दिल्ली गई थी। कहां से लेकर? लखनऊ से लेकर दिल्ली गई थी। तो साथियों यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26वां है। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि ली थी? तो सब जानते हैं जो शाह की उपाधि ली थी वो ली थी ऑप्शन नंबर डी, यानी बलभद्र शाह ने। तो बलभद्र शाह ने अपने नाम के आगे क्या ली थी? शाह की उपाधि ली थी। अब साथियों बलभद्र शाह से इंपॉर्टेंट आता है कि बलभद्र शाह और एक रुद्रचंद के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था वर्सेस रुद्रचंद। तो रुद्रचंद और बलभद्र के मध्य एक युद्ध हुआ था, वो हुआ था ग्वालदम का युद्ध। तो पूछा जाएगा कि ग्वालदम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है रुद्रचंद और बलभद्र के बीच में हुआ था। महिपति शाह की बात करेंगे तो इसे गर्व भंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गर्व भंजन। ध्यान रखना साथियों, भंजन बोला जाता है, गर्व भंजक नहीं। अगर भंजक बोला जाए तो वो माधो सिंह भंडारी में आ जाता है, यानी यहां से आप याद कर सकते हैं। मानशाह की बात करेंगे साथियों, तो मानशाह की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट राजा थे, है ना। इसी के टाइम पे जो लक्ष्मीचंद था उसने 7 बार आक्रमण किए थे। ये मानशाह 44वां शासक था, इसके काल में लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पुरातत्व विभाग। तो पुरातत्व विभाग की बात करेंगे, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कर्जन ने। तो भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना की थी वो की थी लॉर्ड कर्जन ने।
और अगर पूछा जाएगा साथियों कब की थी, तो आपको ध्यान रखना है 1906 में, 1906 में। तो 1906 में किसने, लॉर्ड कर्जन ने तो क्या की थी, क्या बोलते हैं 1906 में। आपको ध्यान रखना है जो भारत में पुरातत्व विभाग है उसे स्थायी किया था, है ना। वैसे इसकी स्थापना तो उसने लॉर्ड कनिंघम द्वारा कर दी गई थी, कब, 1861 में, लेकिन स्थायी कब हुआ, स्थायी हुआ 1906 में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सैनों फौजदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी दस्तूर। तो राजकरों के अतिरिक्त सयानों और फौजदारों को दिया जाने जो कर था वो था दस्तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है इंडियन प्रीमियर लीग 2018 के विजेता टीम कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास जैसे राजस्थान रॉयल, दिल्ली डेयरडेविल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चेन्नई सुपर किंग। तो आपको ध्यान रखना है जो इंडियन प्रीमियर लीग है 2018, उसका जो राइट आंसर होगा यानी जो विजेता थे वो थे चेन्नई सुपर किंग्स। अब साथियों आपको 2020 से पूछा जाएगा, 2020 से। तो आप सब जानते हैं कि 2020 का जो हुआ था उसके जो विजेता थे मुंबई इंडियंस थे, और मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच में ये युद्ध, क्या बोलते हैं, ये युद्ध हुआ था कि ये आईपीएल हुआ था, फाइनल मैच हुआ था, मुंबई इंडियंस विनर रही थी। अब इसके एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां से ध्यान रखना है, एक होता है रेड कैप, क्या बोलते हैं, पर्पल कैप, और एक होता है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो ऑरेंज कैप आपको ध्यान रखना है, अगर बात करेंगे तो वो मिला था केएल राहुल को। किसको मिला था, केएल राहुल को। अगर हम बात करते हैं पर्पल कैप, यानी क्या बोलते हैं, पर्पल मिलता था उसके लिए बॉलिंग के लिए, तो वो मिला था रबाडा को। तो क्या मिला था, रबाडा को। तो आप यहाँ से फिलहाल इतना ध्यान रखना कि यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे। 2020 का मुंबई इंडियंस जीता, फाइनल्स हुआ था मुंबई इंडियंस और डेयरडेविल्स के बीच में, और इसके जो ऑरेंज कैप था वो मिला था किसको, केएल राहुल को, और पर्पल कैप की बात करेंगे और रबाडा को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किले में फोर्ट मोइरा कहा जाता है। आप सब जानते हैं फोर्ट मोइरा यानी लाल मंडी का किला। ऑप्शन नंबर कहां पे, ऑप्शन नंबर सी। तो फोर्ट मोइरा बोला जाता है लाल मंडी का किला। अब साथियों मैं कुछ यहाँ पे किले लिखा था आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले जो पूछा जाता है, एक पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं, राजमुंगा किला, ये सोमचंद ने बनाया था, कहाँ पे है, चंपावत में है। कहाँ पे है, चंपावत। यहाँ पे लिखता है मैं चंपावत। चंपावत से बहुत सारे किले हैं साथियों, आपको ध्यान रखना है। जैसे चंपावत में बाणासुर का किला है, बाणासुर, तो बाणासुर का किला भी चंपावत में। इसे मारकोट का किला भी बोलते हैं, मारकोट का किला भी इसे ही बोला जाता है स्थानीय भाषा में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है चंपावत में एक किला है, एक सिरमोही का किला। क्या है, सिरमोही का किला। तो सिरमोही का किला भी कहाँ पे, चंपावत में है। इसके अलावा यहाँ पे एक और किला है मोस्ट इंपोर्टेंट, गोला चोड़। क्या है, गोला चोड़। तो गोला चोड़ जो किला है यानी ये भी कहाँ पे है, चंपावत में है। तो चंपावत में 3 किले हो गए, बाणासुर का जिसे मारकोट भी बोला जाता है, सिरमोही का किला और गोला चोड़। तो गोला चोड़ यानी यहाँ पे ये हो गया। तो साथियों ये हो गए चंपावत के किले। खगमरा किला आप सब जानते हैं अल्मोड़ा में है ना, ये भीष्मचंद ने बनाया था। और इसके अलावा जैसे लाल मंडी किले की बात करेंगे तो यहाँ पे पलटन बाजार भी, और 1563 में कल्याण चंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बनाया गया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्नलिखित में कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, क्रे 3, साइबर 205, फ्रॉग 15 और परम। तो परम तो आप सब जानते होंगे, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, याद करने वाली चीज है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रॉग 15। तो फ्लॉप 15 क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। बाकी क्रे 3, साइबर 205 और परम, ये तीनों क्या है, सुपर कंप्यूटर है। उत्तराखंड में एपन संबंधित है धरातल चित्रण से, भित्ति चित्रण से, मेहंदी चित्रण से, मेहंदी कला से और उपयुक्त समय। वैसे तो इसका आंसर दोनों जगह होना चाहिए, धरातल चित्रण से भी और भित्ति चित्रण से, लेकिन आयोग ने जो इसका राइट आंसर माना वो माना था धरातल चित्रण, क्या बोलते हैं, भित्ति चित्रण से। तो आप इसका देख सकते हैं कि आप क्या मतलब इसका देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो विश्व का जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है वो होगा उत्तरी अटलांटिक। क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक सबसे व्यस्त होगा। अगर कभी पूछा जाए व्यस्त समुद्री मार्ग से सबसे व्यस्त नदी, तो आपको ध्यान रखना है वो राइन नदी है। सबसे व्यस्त नहर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कील नहर है। क्या है, कील नहर है। तो आपको यहां से मिल गया, कील नहर सबसे व्यस्त नहर है, सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है, सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, वो अटलांटिक है।
अब कील नहर की बात करेंगे किसे जोड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 34 है, यानी क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन संख्या 34 है कि किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया। ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेल मंत्रालय। क्वेश्चन है कि यदि एक गांव के 12% मधुमेह यानी डायबिटीज से और 13% व्यक्ति रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर से हैं, तो इनमें से कौन सी आकृति कुल पीड़ित व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले कुल पीड़ित व्यक्ति कितना हो जाएगा, 12% प्लस 13%, कितना हो गया 12 13 25%, यानी सरल हो गया। अब 25% कौन सा होगा, तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये अगर बात करेंगे 50% 50%, इसकी बात करेंगे 25 25 25 25, यानी 100% टोटल हो गया। यानी जो एक खाना होता है वो टोटल किसके बराबर होता है, 25% के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36। 2018-19 में संघीय बजट में राजकोषीय घाटा कितना था। तो 2018-19 में जो संघीय बजट का जो राजकोषीय घाटा था वो था 3.3%, 3.3%। अब साथियों 2018-19 से तो आपको पूछ लिया गया, अब पूछा जाएगा 2020-21 से। तो आपको ध्यान रखना है अगर 2020-21 से पूछा जाए तो वो कितना है 9.8, कितना है 9.8%, है ना। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना है, वो है 9.8%। और 2021-22 के लिए कितने लाने की बात की गई है, वो 6.8 लाने की बात की गई है। तो 2022 कहां पे है, 2021 सॉरी 2021 और 2022 की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है 2021-22 के लिए, 2020-21 के लिए 9.8 है। अब 2021-22 में टारगेट किया है कि 9.8 से कम करके हम कहां पे ला जाएं, 6.8 पे ला जाएं। तो ये यहां से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको यहां पे डिस्कस करा दिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, भारत में जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं किसके बीच में युद्ध हुआ था दिल्ली के समय, तो वो पृथ्वीराज चौहान था। तो दिल्ली का जो शासक था उस टाइम से पृथ्वीराज चौहान, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब साथियों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बना है कि जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में आक्रमण हुआ था तो कौन से पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान सेकंड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है जो ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। साथियों आपको ध्यान रखना है आपको एक कदम औरों से आगे बढ़ना है, तो एक कदम आगे कब बढ़ोगे, जब आप थोड़ा डीप पढ़ोगे। तो डीप आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ साथियों, निश्चित ही कभी क्वेश्चन बने तो आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में हुआ था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे है। यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने हैं, संपादित करने हैं तो प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, इनमें से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर। तो जाहिर सी बात है अगर इस कार्य के लिए तो हम वर्ड प्रोसेसिंग चाहिए, है ना। यूनिस स्प्रेडशीट इसका कोई मतलब ही नहीं है। कीड़ा जड़ी की बात करेंगे जो यारसा गुम्बा है, तो आप सब जानते हैं कीड़ा जड़ी क्या है, एक औषधि है। क्या है, एक औषधि है, आपने देखी भी होगी। अब साथियों यहां से खेर इतने करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। डॉक्टर अजीत चंद कुंवर को निम्न में से किस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, यानी 1981। तो आपको ध्यान रखना है कि अजीत चंद कुंवर को सन 1981 में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब साथियों मैं आपको कुछ वैज्ञानिक दिखा देता हूं यहाँ पे जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा आदित्य नारायण पुरोहित। क्या पूछा जाता है, आदित्य नारायण पुरोहित। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदित्य नारायण पुरोहित की बात करेंगे संबंध किससे है। तो आपको ध्यान रखना है ये वनस्पति वैज्ञानिक है ना। इनकी एक फेमस पुस्तक भी है, तो आपको वो बतानी है मुझे। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे पंडित श्री कृष्ण जोशी। क्या है, पंडित श्री कृष्ण जोशी, पंडित श्री कृष्ण जोशी। पंडित श्री कृष्ण जोशी जी की बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है ये एक भौतिक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने एक फेमस जो यंत्र बनाया था वो था भानु प्रताप यंत्र। भानु प्रताप यंत्र। तो पूछा जाएगा कि भानु प्रताप यंत्र किसने बनाया था, तो पंडित श्री कृष्ण जोशी ने बनाया था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखोगे, आप रखोगे, एक है नीलांबर पंत। क्या है, नीलांबर पंत, नीलांबर, ध्यान रखियो साथ में नीलांबर यानी नीला अंबर। तो आप अंबर से समझ सकते हो कि नीलांबर पंत की बात करेंगे तो आप अंबर यानी इसरो, आकाश से समझोगे। तो ये इसरो वैज्ञानिक थे,
नीलांबर पंत जी। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट जो कई बार आ चुका है वो है दीवान सिंह भाकुनी जी, दीवान सिंह भाकुनी जी। दीवान सिंह भाकुनी जी की बात करेंगे, दीवान सिंह भाकुनी से आपको समझना है कि ये भी एक औषधि वैज्ञानिक थे और 1975 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर और 1989 में यानी 1989 में इन्हें सीबी रमन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करा दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे कि निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम क्या है। आप सब जानते हैं बद्रीदत्त पांडे यानी कुमाऊं केसरी, तो उनकी जो पुस्तक का नाम है वो है कुमाऊं का इतिहास। तो कुमाऊं का जो इतिहास है उसके जो रचयिता है वो कौन है, बद्रीदत्त पांडे। 1937 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी, 1937 में। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास कब लिखी, 1937 में लिखी है। अब साथियों यहाँ से आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे जोहर का इतिहास है, अगर आप जोहर का इतिहास हटा दे, यहाँ पे आप सिंपली लिखे जोहार के स्वर, जोहार, यहाँ पे लिखा जोहार के स्वर, मैंने यहाँ पे लिखा जोहार का इतिहास हटा के जोहर के स्वर लिखा। तो जो ये कविता, ये पुस्तक है, आपको ये ध्यान रखनी है, ये है शेर सिंह पांगती जी की। किसकी है, शेर सिंह पांगती जी की, शेर सिंह पांगती जी की ये क्या रचना है। तो जोहार के स्वर शेर सिंह पांगती की है। इसके अलावा आप सब जानते हैं हिमालय परिचय की बात करें राव शंकरचंद जी की है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 42वां है कि 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान को मान्यता यानी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन साथियों आयोग ने तो ये क्वेश्चन दिया था कि 25 मार्च 2006, लेकिन जब मैंने इसे आयोग की जो क्या बोलते हैं जो पतंजलि योगपीठ की जो वेबसाइट है वहां पे सर्च किया गया, तो वहां पे जब इन्हें विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया था तो वो उसका राइट आंसर था 5/4/2006, यानी 5 अप्रैल 2006 को जो पतंजलि है उसे क्या दिया गया, विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। खैर आयोग ने 25 मार्च 2006 माना, लेकिन आप ये तिथि भी ध्यान रखो, शायद आगे ये बने 5 अप्रैल 2006 को। तो आपने साथियों यहाँ पे देख लिया। अब चलेंगे यहाँ पे, अगर एक क्वेश्चन एक बता दूं, यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है आपको, आप सब जानते हैं यहाँ से एक मोस्ट क्वेश्चन है गुरुकुल कांगड़ी के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, गुरुकुल कांगड़ी। तो गुरुकुल कांगड़ी की बात करेंगे, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। गुरुकुल कांगड़ी से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है सबसे पहले कि गुरुकुल कांगड़ी की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1900 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 1900 में हुई थी। कहां पे हुई थी, पंजाब में हुई थी। लेकिन 1902 में, वर्ष 1902 में इसकी स्थापना कहां पे हुई, हरिद्वार में हुई। कहां पे हुई, हरिद्वार में इसकी स्थापना हुई। और किसने की, आपको ध्यान रखना है, वो आपको मुझे बताना है कि इसकी स्थापना किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, तो चलो मैं ही बता दें, स्वामी श्रद्धानंद जी थे, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो आप साथियों अब मुझे आप ये क्वेश्चन बताओ कि जो गुरुकुल कांगड़ी है उसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। आप नेट में सर्च करो, किताब में देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये क्वेश्चन बनेगा, गुरुकुल कांगड़ी के विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, ये इस बार का क्वेश्चन बनेगा वीडियो में। ये मेरा दिल कहता है साथियों कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आप मुझे बताओ कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के दर्जा कब दिया गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जाट जनजाति समाज कितने वर्गों में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जाट जनजाति वो 3 वर्गों में विभाजित है। अब साथियों जाट जनजाति की बात करेंगे, ये भोटिया की जनजाति है ना। और भोटिया की कहाँ पे बोला जाता है, इसे उत्तरकाशी में बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है, उत्तरकाशी में बोला जाता है। लेकिन जो भोटिया जनजाति है, इसका आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो भोटिया जनजाति है इसके 3 प्रकार है, मतलब 3-4 भागों में विभक्त है। जैसे चमोली में इसे मालछा तोलछा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मालछा तोलछा, यहाँ पे लिखा मैं मालछा और तोलछा। तो मालछा तोलछा जो इसे बोला जाता है चमोली में बोला जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जैसे शोका, जोहारी, चौदशी, ये कहाँ पे बोला जाता है, शोका हो गया, जोहारी हो गया, ये सब बोला जाता है, इन्हें पिथौरागढ़ में बोला जाता है। और जाट आपने उत्तरकाशी में देख ही लिया है। भोटिया जनजाति राज्य की जो सबसे क्या बोलते हैं साक्षर जनजाति में से भी एक है। इसकी जो साक्षरता है वो 69% है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रमन अपना सिर नीचे और पैर ऊपर किए हुए योग कर रहा है, उसका मुंह पश्चिम की दिशा की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने आप को इमेजिन करेंगे, सही बात है, आप इमेजिन भी कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 44 का आपको सिंपल करना है, आपको उल्टा नहीं होना, मतलब आपको उल्टा इमेजिन नहीं करना है कि हम क्या करें, उल्टे हो रखे हैं। तो मतलब हमने सिर नीचे कर रखा है, पैर ऊपर करेंगे, आपको सिंपली रहना है कि जैसे आप देखो
यहाँ पे होता है पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण। अब साथियों यहां से देखो, आपको सिंपल इमेजिन करना है जो आपकी डायरेक्शन है, अभी आप यहाँ पे खड़े हो और आपकी डायरेक्शन कहाँ पे, पूरब की ओर है। जब आपकी डायरेक्शन ये है तो आपके बायां हाथ कहाँ होगा और दायां हाथ किधर होगा। आप देखो, अगर आप सिंपली खड़े हो तो पूरब की ओर, क्या बोले, पश्चिम की ओर आपने मुंह कर रखा है, तो आपका जो दायां हाथ होगा, आपका दायां हाथ कहाँ की ओर होगा, आप बताओ मुझे जरा। आपका दायां हाथ कहाँ की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा, होगा ना, उत्तर की ओर। और जो बायां हाथ होगा वो दक्षिण की ओर होगा, है ना। तो लेकिन जब आपने उल्टे हो चुके हैं, यानी आपने सिर नीचे है पैर ऊपर है, तो उस कंडीशन में आप इसे अपोजिट कर दो, तो यानी जो बायां होगा वो दायां हो जाएगा और जो दायां है वो बायां हो जाएगा, यानी जो इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए साथियों, जैसे इसकी बात करेंगे, इस कंडीशन की बात करेंगे, तो ये उसका दायां हाथ है, इस तरफ इसका दायां हो गया, और इस तरफ ये इसका बायां हाथ है, क्या हो गया, बायां हाथ, है ना। ये दोनों इसके हाथ है, मान के चलो, ठीक है। ये आदमी है और इसका ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, अगर पूरब की ओर मुंह करके हो तो दायां कहां पे होगा, यानी उत्तर की ओर होगा, और बायां उसके साउथ की ओर होगा। लेकिन अगर कहीं पर, अगर यहाँ पे पूछा जाए, जैसे कि इस कंडीशन में है कि इसने पैर को उल्टा कर दिया, यानी मुंह इसका नीचे की ओर है, तो आप इसको अपोजिट कर दो, यानी बायां ऊपर चला जाएगा, दायां नीचे आ जाएगा। तो यानी जो बायां हाथ होगा वो किस साइड की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा, और जो दायां हाथ होगा वो नीचे किसकी ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा। तो इस क्वेश्चन में है कि पश्चिम दिशा में और मुंह करके खड़ा है, तो बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर की ओर। शायद दोस्तों समझ गए होंगे आप, एक बार आराम से समझना, समझ जाओगे आप। निम्न में से सबसे कम उम्र का एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली लड़की कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मालवर्थ पूना। आप सब जानते हैं ये सब किससे संबंधित है, ये एवरेस्ट से संबंधित है। अगर मालवर्थ पूना जी की बात करेंगे तो ये 13 वर्ष की बच्ची थी, 13 वर्षीय थी, और 13 वर्षीय बच्ची ने कब किया था, क्या किया था कि 2014 में, वर्ष 2014 में एवरेस्ट फतेह किया था। तो ये एक बहुत गर्व की बात थी। कहां से संबंध था इनका, मालवर्थ पूना जी का संबंध था तेलंगाना राज्य से। तो यानी यहां से आप इतना सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक है मसूरी मेडले, तो मसूरी मेडले गणेश शैली जी की है, तो गणेश शैली जी यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है, तो उपग्रह मौसम निदेशालय जो होगा वो नई दिल्ली में होगा, इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। साथियों मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो वैसे पहले आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सोचिए जरा कि राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो ये होगा कि क्या होगा, 243। तो सबसे पहले 245 तो हटा दो, 244 भी हटा दो, 242, तो 243 के इसका राइट आंसर होगा। तो 243 के में ये बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर मैंने बोला, अभी पिछली बार मैंने रिवाइज भी कराया था आपको, 243 अगर आई का मतलब आई नो, आई मतलब नो, है ना। आई को ऐसे चलूंगा, आई नो, आई नो, आई नो, तो आई नो मतलब नो, नो मतलब नहीं, तो नहीं मतलब मनी, मेरे पास मनी नहीं है, तो मनी किस में होगा, 243 आई में होगा। तो ऐसे ट्रिक करके भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का पुलिस थाना, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, कब स्थापित किया गया। अब साथियों पुलिस थाना और जेल में थोड़ा अंतर होता है, आपको समझना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे कि पुलिस थाने की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937, 1937। अगर अल्मोड़ा जेल की बात करेंगे तो 1916, यानी यहां से भी आप समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रीय धर्म की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, देश की आबाद वितरण की, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो आप समझ गए होंगे, अनुच्छेद 21 में बताया गया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे, हरियाली मेला नैनीताल, मेला कौन सा सुमेलित नहीं है बताना। हरियाली मेला नैनीताल, जाख मेला उत्तरकाशी, मोस्टामानू पिथौरागढ़, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग। तो कालिदास से आप काली मठ से याद कर सकते हो, काली मठ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ये तो सही होगा। मोस्टामानू तो आप बहुत बार सुना होगा, पिथौरागढ़। जाख मेला उत्तरकाशी में नहीं है, ये कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग का होगा जाख मेला, आपको ध्यान रखना है।
और बाकी इसका यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे। 2001 ईस्वी को जनगणना के आधार पर भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो 2001 की जनगणना की बात करेंगे तो भारत के जो 10 की वृद्धि दर थी वो थी 17.64। तो 17.64 क्या थी? देश की वृद्धि दर थी। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना उत्तराखंड की है 18.81%। तो उत्तराखंड की वृद्धि दर 18.18 हो गया। अगर यहाँ पे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, तो आपको एग्जैक्ट नंबर ध्यान रखना है 186,292, ऐसे तोड़ के याद करो 186,292। तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 186,292, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1580 में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 सूबों में बांटा था। तो अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि छवि के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं सबसे छोटा संस्करण होता है थंबनेल। आपने अपने वो देखा, मोबाइल में देखा होगा कि छोटे छोटे थंबनेल बन जाते हैं और छोटी छोटी पिक होती है, पॉइंट 1 KB, पॉइंट 2 KB, है ना, इस टाइप के होते हैं। तो ये क्या होता है? थंबनेल होता है। उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2011। अब आपको उत्तराखंड राज्य के जितने भी ये हैं उन्हें याद करना है। जैसे सबसे पहले अगर हम ढोल की बात करेंगे, ढोल जो किया गया था 2015 में किया गया था। इसके अलावा अगर हम तितली की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट राज्य जो तितली है वो तितली को हमने घोषित किया गया था, वो किया गया था 2016 में, यानी 7 नवंबर 2016 को। गीत की बात करेंगे, जो हमारा राज्य गीत है वो किया गया था 6 फरवरी 2016 को। तो 6 फरवरी 2016 को राजगीत, और 7 नवंबर 2016 को तितली को हमने वहां पे क्या किया था? राज्य को तितली घोषित किया था। बर्ड विंग नाम था इसका, कुछ था फ्रंटियर, कुछ अजीब सा नाम था, आप याद कर सकते हो है। अब साथियों संस्कृत पूछा जाएगा, तो 2010 में संस्कृत भाषा को किया गया था। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 318, 368, 345 में कौन सी संख्या आएगी? तो साथियों इसका मैंने सोल्व कर दिया है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 399। अब कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 50 का गैप है, और फिर इन दोनों के गैप में है वो है 23 का गैप, फिर इन दोनों के गैप में 50 होगा, फिर इनमें इनमें 23 होगा, यानी 50 23 50 23 50 23 का गैप आएगा। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 399। क्वेश्चन नंबर 57 है कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? कार्तिकेयपुर का जो अंतिम जो राजा था वो सब जानते हैं, वो था सुभिक्ष राज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। तो यानी सुभिक्ष राज इसका राइट आंसर था, यानी कार्तिकेय वंश का यानी कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था वो था सुभिक्ष राज। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, यानी यहां से हो सकता है। अब साथियों अगर हम ये बात करेंगे, देखो कत्यूरी वंश की बात करेंगे, मैंने कई बार पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया। कत्यूरी 3 परिवार में विभक्त था, पहला परिवार, दूसरा परिवार और तीसरा परिवार। जो पहला परिवार था वो कौन सा था? आप सब जानते हैं वसंत देव का था, और उसके संस्थापक भी वसंत देव थे, और उन्होंने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। दूसरे परिवार की बात करेंगे, यानी कौन था? आपको ध्यान रखना है निम्बर देव वाला। और जो तीसरा परिवार था मोस्ट इंपोर्टेंट वो था सलोड़ादित्य वंश। क्या था? यहाँ पे लिखता मैं सलोड़ादित्य वंश था, और इसके जो संस्थापक थे वो थे इच्छर देव। कौन थे? इच्छर देव संस्थापक थे, और जो अंतिम शासक था जो एग्जाम में आया था वो था सुभिक्ष राज। तो यानी यहां से आप कर सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी सेवा संदेश अब सक्रिय नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो याहू मैसेंजर। याहू मैसेंजर अब सक्रिय में नहीं है। ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ऋतु प्रवास की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हो वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है ऋतु प्रवास भोटिया जनजाति। लेकिन भोटिया तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा गद्दी। गद्दी कहाँ पे? हिमाचल में निवास करती है। तो हिमाचल की गद्दी जनजाति और उत्तराखंड की भोटिया जनजाति, ये दोनों क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे, सॉरी 59 पे, 60 पे चलेंगे कि भारत का पहला विशिष्ट कुत्ता पार्क। अब ये क्वेश्चन साथियों जब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम में दिया था, इसके बाद कम से कम आयोग ने 3 बार ये एग्जाम में पूछा। यूकेपीएससी ने भी ये क्वेश्चन रिपीट किया, समीक्षा अधिकारी में ये क्वेश्चन रिपीट किया। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना अगर कुत्ता पार्क की बात करेंगे यानी डॉग पार्क की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर था वो कौन सा था? वो था हैदराबाद। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्क लिखा रहा हूँ यहाँ पे, निश्चित ही जो ये वीडियो देख रहा हो उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जैसे मिसाइल पार्क, क्या है, मिसाइल पार्क। तो आपको ध्यान रखना है, एक है मिसाइल पार्क, एक है टायर पार्क, और एक मैं यहां पे लिखता हूं जेंडर पार्क। मैंने यहाँ पे 3 पार्क और डिस्कस कर रहा हूं, यहाँ पे मिसाइल पार्क, टायर पार्क और जेंडर पार्क। मिसाइल पार्क की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम हो गया। टायर पार्क की बात करेंगे साथियों, आपका ध्यान रखना पश्चिम बंगाल। और जेंडर पार्क की बात करेंगे तो केरल। तो आपको इन चारों पार्क का भी ध्यान रखना है। चलेंगे मजूली द्वीप, आप सब जानते हैं मजूली द्वीप की बात करेंगे, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में स्थित है, मोस्ट फेमस है। विश्व का जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है वो मजोली द्वीप ही है और ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पे, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मेती आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1996 इसका सही होगा। अब साथियों जो कल्याण सिंह रावत है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कल्याण सिंह रावत जी से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे मैं डिस्कस करता। सबसे पहले पूछा जाएगा उनका जन्म कब हुआ था, 1953 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बनेली ग्राम। तो बनेली ग्राम में हुआ था, कहाँ हुआ था, यानी कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में। तो बनेली ग्राम कर्णप्रयाग में इनका जन्म 1953 में हुआ था। इसके अलावा इनके पिताजी का नाम त्रिलोक सिंह था। मोस्ट इंपोर्टेंट 2020 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, 2020 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। और इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी एक बुक का नाम है, क्या नाम है, लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डर। क्या है, लोनली फरोज या फिरोज ऑफ द बॉर्डर, ऑफ द बॉर्डर। तो साथियों निश्चित ही यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप देखोगे यहां से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्न चिन्हों का सही विकल्प बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 46। अब कैसे हुआ ये, अब देखो साथियों इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर माइनस कर दिया, जैसे 6 दूना 12 और 8 छक्का 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अपोजिट में मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, तो कितना आएगा, 36 आएगा। 7 8 56, 5 दूना 10, यानी अगर माइनस करेंगे कितना आएगा, 46 आ जाएगा। ऐसे इसका भी होगा, 10 सताए के 70 हो गया और 6 चक्कू 24 हो गया। आप इसे माइनस करोगे तो 46 इसका आंसर आ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64 है, कुमाऊं गढ़वाल की पहली जेल किस वर्ष, अभी डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1816। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, आप सब जानते हैं कि देशांतर रेखा दोस्तों एक होता है ये लाइन और एक होता है ये लाइन। तो आपको बताना है कि देशांतर लाइन कौन सी होती है और अक्षांश लाइन कौन सी होती है। तो आप सब जानते हैं देशांतर लाइन यानी जो देशों का अंतर करती हो। तो देशों का अंतर कैसा होता है, इस लाइन से होगा ना, इस लाइन से देशों का अंतर होगा, यानी जो खड़ी लाइन है यानी वर्टिकल लाइन है उन्हें देशांतर कहते हैं। और जो इनकी संख्या है वो टोटल कितनी है, 360 है। कितनी है, 360, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 180 एक साइड और 180 दूसरी साइड, तो 360 इसका राइट आंसर हो गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पे, बत्ती गुल मीटर चालू, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्री नारायण सिंह। आप सब जानते हैं इसकी एक्ट्रेस थी यामी गौतम और शाहिद कपूर इसके एक्टर थे, है ना। तो श्री नारायण सिंह द्वारा इस फिल्म का निर्देशन किया गया, टिहरी टिहरी में बनी थी, बिजली बिजली से रिलेटेड थी। क्वेश्चन है 67 दागों और भूलझाओ पद्धति पर आधारित प्रक्षेपण है। शायद आयोग ने इस क्वेश्चन को डेट किया होगा, क्योंकि दागों और फूलझाओ पद्धति की बात करेंगे। ब्रह्मोस भी इसका राइट आंसर है, अग्नि भी है, पृथ्वी भी है, तो यानी ये इसका सही होगा, बराक इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यानी ए बी सी डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की वह था। तो आप सब जानते होंगे इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर, आप देखो जरा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्ञानचंद। तो आपको ध्यान रखना साथियों, ज्ञानचंद इसका राइट आंसर है। ज्ञानचंद से आपको यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब मैं आपको यहाँ पे सॉरी ज्ञानचंद से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों, ज्ञानचंद से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको सबसे पहले कार्यकाल की ध्यान रखनी है, 1365 से लेकर 1420 तक था, 1420 तक था, यानी आप समझ गए होंगे किसके काल में था, फिरोज शाह तुगलक के काल में भी था। अब ये गरुड़ ज्ञानचंद इसने अपने आगे गरुड़ लगाया था। इंपोर्टेंट की बात करेंगे साथियों, दिल्ली दरबार जाने वाला पहला शासक था, फिरोज शाह तुगलक ने इसके मतलब के काल में यानी आया था। अब गरुड़ ज्ञानचंद को जो यानी जो ज्ञानचंद को गरुड़ की जो उपाधि दी थी वो फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। कितने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। अब यहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा जो इसके सेनापति से बनता है।
इसके सेनापति का नाम था नीलू कठायत। सेनापति के बात करेंगे नीलू कठायत, बहुत फेमस सेनापति था नीलू कठायत। तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बनेगा कि नीलू कठायत किसका सेनापति था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक का। बाद में फिरोज क्या बोलते हैं, इसने ही ज्ञानचंद ने ही इसे मरा दिया, कुछ साजिश के शिकार हुआ था और उसने अपने ही सेनापति नीलू कठायत को भी मरवा दिया था। गोबासा ताम्रपत्र से इसका संबंध पूछा जाता है। गोबासा ताम्रपत्र, गोबासा ताम्रपत्र, तो गोबासा ताम्रपत्र की बात करेंगे, आप ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है, यानी ये भी किससे, ज्ञानचंद से संबंधित है ना साथियों। अब ज्ञानचंद से बारे में कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे आप ध्यान रख सकते हो कि यहां से जैसे इसने क्या किया था कि बालेश्वर जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार योगदान कराया था, यानी बालेश्वर जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार भी इसने करवाया था। तो आप ध्यान रखोगे, तो यहां से आप फिलहाल इतना ही ध्यान रखो साथियों, इतने ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्राधिकरण की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं ये कहाँ पे है। उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग प्राधिकरण की बात करेंगे तो ये हमारे देहरादून में पड़ता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 28 मार्च 2001 को इसकी स्थापना हुई। और इसके अभी हेड की पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है यूसी ध्यानी जी। तो यूसी ध्यानी जी वर्तमान में इसके क्या है, चेयरमैन है, तो आपको यहां से ध्यान रखोगे। अब क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार को अलग करता है, अंडमान सागर, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल, उपयोग में से कोई नहीं। आप सब जानते होंगे 10 डिग्री चैनल। अब साथियों मैं कुछ आपको डिस्कस करा था, यहाँ पे लिखता मैं जैसे 1 2, तो ये एक जो लाइन है ये 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री चैनल बोला है, ये हो गया लिटिल अंडमान। क्या हो गया, लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान यानी ये हो गया, और ये हो गया आपका निकोबार, यानी क्या हो गया, निकोबार। तो साथियों लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो अलग करता है वो 10 डिग्री हो। इसके अलावा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, एक पूछा जाता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद पूछा जाएगा यहाँ पे मिनिकॉय, मिनिकॉय, और इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मालदीव। तो यहां से आपके पास क्वेश्चन ये बनेगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो अलग करता है वो है 9 डिग्री, और मिनिकॉय और मालदीव को जो अलग करता है वो 8 डिग्री। तो साथियों यहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कोशिश की कि सही क्वेश्चन कराऊं, आपको 100% सही क्वेश्चन दूं। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो सकते थे यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम 70 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अगले जो पार्ट होगा यहाँ पे हम 71 से लेकर यानी पूरे 140 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।